नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। एक इसका पहला जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, तो पहला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपको पता ही होगा कि कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इसमें जितने भी 7 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट हैं इन सभी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एनिमेशन के थ्रू, मैप्स के थ्रू, इंटरेस्टिंग वे में हम ये पूरी जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज इसके अंतर्गत हमारा पहला कॉन्टिनेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं, एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, और एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ हम इंट्रोडक्शन पार्ट भी डिस्कस करेंगे और जो साउथ एशिया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर को पूरा देखिए। लास्ट में एक एमसीक्यू उसका सेशन भी होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में ये पूरा हमने लेक्चर कवर किया है। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। यहाँ पर आप पीडीएफ वाले फोल्डर में जाएंगे, पीडीएफ वाले फोल्डर के बाद आप कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग वाले फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी ये लेक्चर्स हैं इन सभी की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि आप कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको ये पूरे कॉन्टिनेंट भी मिल जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, तो इस बैच को अवेल कर सकते हैं। हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो समान हिंदी का रिकॉर्डेड कोर्स है। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस करना चाहते हैं तो ये भी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, इंडिविजुअल बैच आप अवेल कर सकते हैं, राइट। इसी प्रकार से डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं और सभी एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स है, तो इसको आप बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड ये कोर्स है और बाइलिंगुअल कोर्स है हिंदी और इंग्लिश में। तो चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, ऐसा ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मेरी यहाँ पर मिल जाती है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप या फिर कॉल डायरेक्ट कर सकते हैं और इन बैचेस की जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए सीधे बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जिस किसी ने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा, उसमें हमने एक कॉन्टिनेंट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डिस्कस किया था कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है, आइलैंड क्या होता है ना, पेनिनसुला प्रायद्वीप क्या होता है, ये सभी बेसिक चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। और आज हमारा देखा जाए तो ये प्रॉपर तरीके से पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट या फिर 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है ना। टोटली 7 कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं और प्लस 5 महासागर हमें देखने को मिलते हैं, राइट। आज के लेक्चर में जो हम कॉन्टिनेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ये है एशिया कॉन्टिनेंट, राइट। एशिया कॉन्टिनेंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन डिस्कस कराई थी कि आप यदि वर्ल्ड मैप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देगा, मतलब वाटर बॉडी से सेपरेट दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, राइट। अफ्रीका बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, नीचे अंटार्कटिक बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन यूरोप और एशिया को जब आप देखते हो तो ये आपको अलग दिखाई नहीं देता, ये आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। ये बिल्कुल आपको वाटर बॉडी से सेपरेट होते हुए दिखाई नहीं देंगे, बल्कि साथ में दिखाई देते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता हैं या अलग अलग देशों के हिसाब से महाद्वीपों की अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं। तो कुछ देश यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं और इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, है ना, यूरेशिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है। तो आखिर यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को हम सेपरेट कैसे करेंगे या फिर इनका सेपरेशन कहाँ से होता है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूरोप और जो एशिया कॉन्टिनेंट हैं ये कैसे अलग होते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैक डॉट से यहाँ पर लाइन मेजर की है, तो ये इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है ये पूरा एशिया है और इसका जो वेस्ट वाला ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं यूरोप। ठीक है, चलिए इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने एक अलग से मैप रख रखा है, इसमें आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है या फिर एशिया महाद्वीप है ना। तो इसी को हमें पढ़ना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यह पूरा जो कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यदि आप जनसंख्या की बात करेंगे, आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, ओके, जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यदि आप एरिया की बात करेंगे या फिर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उस अकॉर्डिंग भी ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए कुछ मैप मैं आपको और इसके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का फुल मैप है ना। इसमें याद रखिएगा कि
ये रशिया का एक बड़ा क्षेत्र आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रशिया जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप में भी है, इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी आता है, और इसका मैक्सिमम जो भौगोलिक क्षेत्र है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है ना। लेकिन ये आता, यदि आप राजनीतिक रूप से या फिर पॉलिटिकली देखोगे तो ये यूरोप में आता है, लेकिन भौगोलिक रूप से इसका ज़्यादातर भाग किस में है, एशिया में। ये सारे डाउट मैं अभी आपके क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कुछ मैप है, इसमें आप देख सकते हो एशिया की लोकेशन। यहाँ पर आप ग्लोब देखिए, तो ग्लोब में भी आप देख सकते हो ये पूरा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, राइट। चलिए अब देखिए एशिया कॉन्टिनेंट की यदि मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करा देता हूँ कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 8.70% जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट के पास है, और ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये तो टोटल क्षेत्र का हो गया, विश्व के कुल क्षेत्र का। यदि स्थल भाग का बोले तो स्थल भाग का टोटल 30% एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। जैसे कि 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप के पास क्या है, अपना स्थल भाग है, तो इस स्थल भाग का 30% किसके पास है, एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। इसके अलावा 60% जनसंख्या, विश्व की जो 60% जनसंख्या, मतलब आप समझ रहे हो, आधे से अधिक जनसंख्या जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। बाकी की सिर्फ 40% जनसंख्या ही बाकी के बचे हुए 5 महाद्वीपों के पास है, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई जनसंख्या रहती नहीं है ना। तो याद रखिएगा। अब इसका रीज़न क्या है, तो आपको पता होगा, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जो कि ज़्यादातर कहाँ पर हैं, एशिया में ही आपको देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है कि 60% पॉपुलेशन आपको एशिया के पास देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लैक कलर से आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन, राइट, ये वाली, यही लाइन जो है यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर का काम करती है, बॉर्डर का काम करती है, राइट, याद रखना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक यूराल माउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक यूराल रिवर देखने को मिलेगी। ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो है कैस्पियन सागर, इसको हम बोलते हैं, कैस्पियन सी बोलते हैं। यहाँ आपको काकेशस माउंटेन देखने को मिल जाएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जो बॉर्डर है ना, मतलब ये जो कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ सी हैं, है ना, कुछ रिवर्स हैं, तो ये सारे जो प्राकृतिक भूभाग हैं यही एशिया और यूरोप के बीच में बॉर्डर का काम करते हैं। अभी मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि एक देश यहाँ पर आप देखिए, ये जो देश है इसको हम बोलते हैं रशिया या फिर रूस, है ना। ये जो बड़ा सा एक आपको दिखाई दे रहा है देश, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रशिया। क्या बोलते हैं इसको हम, रशिया, या फिर इसको हम बोलते हैं रूस, है ना। अब रूस का ज़्यादातर जो भौगोलिक भूभाग है ना, या फिर ज्योग्राफिकल इसका जो ज़्यादातर रीजन है, ये किस में आता है, एशिया में आता है। सिर्फ थोड़ी बहुत पार्ट ही इसका कहाँ पर आता है, थोड़ा बहुत पार्ट ही इसका आता है कहाँ पर, यूरोप में, है ना। लेकिन इसकी याद रखिएगा, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट यूरोप में ही रहती है, या फिर इस रीजन में ही रहती है ना। एक बात आपको याद रखना है कि रूस जो है, इसकी ज़्यादातर जो जनसंख्या है ये कहाँ पर रहती है, ये पश्चिमी रूस में ही रहती है। इसके अलावा इसकी कैपिटल मॉस्को भी कहाँ पर आती है ना, इसकी कैपिटल मॉस्को भी कहाँ पर आती है, ये भी यूरोप में ही आती है। इस रीजन में बहुत कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो ज़्यादातर जोन है ये फ्रिजिड जोन है, काफ़ी ठंडा, काफ़ी माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भौगोलिक रूप से तो इसका ज़्यादातर जो भाग है वो एशिया में आता है, पर पॉलिटिकली या फिर जो रूस देश है वो यूरोप का ही पार्ट है, आपको याद रखना है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश, जैसे कि देखिए कजाकिस्तान का भी कुछ जो क्षेत्र है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ पर आप अजरबैजान को देखोगे, इसका भी कुछ थोड़ा सा एरिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा टर्की का भी कुछ जो ईस्टर्न थ्रेस वाला रीजन है ये भी आपको यूरोप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चूंकि कोई स्पष्ट बॉर्डर नहीं है यूरोप और एशिया के बीच में, इसी के चलते बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यूरोप और एशिया दोनों में ही फैले हुए हैं, आपको याद रखना है, राइट। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो विश्व के क्षेत्रफल का ये 8.70% है ना। इसके अलावा स्थल खंड की बात करें 30% रीजन है, और जनसंख्या का लगभग 60% हिस्सा हमारे एशिया महाद्वीप में। तो ये कुछ जनरल से तथ्य या फिर फैक्ट हैं, ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा, राइट। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, चूँकि एशिया कॉन्टिनेंट एरिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्षेत्रफल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसके चलते जो भूगोल वेदता है, ठीक है, तो इसको प्रशासन की दृष्टि से या फिर समझने की दृष्टि से इसको अलग अलग भूभागों में या फिर छोटे छोटे उप क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये येलो कलर से जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पूरा पीला येलो कलर का पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं सदर्न एशिया या फिर दक्षिण एशिया। क्या बोलते हैं, दक्षिण एशिया या साउथ एशिया। जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पूरा पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, राइट, साउथ ईस्ट एशिया। जो ये वाला आप पूरा पार्ट देख रहे हो उसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया।
है ना। जो ये वाला पार्ट दिख रहा है और रशिया वाला, ये नदर्न एशिया या फिर उत्तर एशिया में आता है। जो ये वाला भाग है ये सेंट्रल एशिया का भाग है और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्ट एशिया में आता है, ठीक है। तो चूंकि एशिया का क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो इसको समझने के लिए भूगोलवेत्ता ने इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया, है ना। तो हमारा जो पूरे ये लेक्चर्स चलेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के, इसी प्रकार से चलेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, साथ ही साथ हम साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा इंडिया है। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और बाकी के जितने भी इसके अलग अलग डिवीज़न हैं इनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो एक बार देख लीजिए और अच्छे से, ये पूरा मैप है और इसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एशिया और यूरोप के बीच में कोई स्पष्ट बॉर्डर नहीं है, बल्कि कुछ जो प्राकृतिक विभाग हैं जैसे कि यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, काकेशस माउंटेन, है ना, यही एशिया को यूरोप से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये है यूराल माउंटेन, यहाँ पर देखो ये है यूराल माउंटेन, यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, ये है यूराल माउंटेन, राइट। यहाँ पर आप देखोगे ये कैस्पियन सागर है। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि काकेशस माउंटेन है ना, यहाँ पर एक काकेशस माउंटेन है। यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा ब्लैक सी है, राइट, ये ब्लैक सी है यहाँ पर। इसके अलावा ब्लैक सी के यहाँ पर बगल में देखोगे मरमरा सागर है, यहाँ पर डार्डेनल्स स्ट्रेट देखने को मिलेगा, है ना, बास्पोरस स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो वाटर बॉडी, स्ट्रेट, सी, लेक्स और माउंटेन्स, रिवर हैं, ये सभी एशिया को यूरोप से अलग करने का कार्य करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार इस मैप में और देख लीजिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये यूराल माउंटेन है, ठीक है। इसके ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट और वेस्ट में यूरोप, है ना। यहाँ से एक यूराल नदी भी निकलती है जो कि कैस्पियन सी में जाकर के गिरती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूराल नदी या फिर यूराल रिवर, राइट। इसके अलावा ये कैस्पियन सी या फिर कैस्पियन सागर है जो कि लार्जेस्ट लेक है ना, ये विश्व की लार्जेस्ट लेक है, ओके। एक सेपरेट लेक्चर मैंने बना रखा है विश्व की इंपॉर्टेंट लेक्स का, वो आप देख सकते हो, है ना। इनके बीच में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काकेशस माउंटेन देखने को मिलेगा। कौन सा? काकेशस माउंटेन, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ब्लैक सी है, राइट, यहाँ पर आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मरमरा सागर, बॉस्पोरस स्ट्रेट, है ना, इसके अलावा डार्डेनल्स स्ट्रेट देखने को मिलेगा। इनको अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फिर मेडिटेरियन सी आ जाता है, ये भूमध्य सागर आ जाता है ना। ये कौन सा सागर है? ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो ये सभी जो हैं, है ना, क्या क्या, यूराल माउंटेन, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस माउंटेन, ब्लैक सी, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे मरमरा सागर, है ना, मरमरा सागर, यहाँ पर बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट और भूमध्य सागर। तो ये सभी जो भौगोलिक भूभाग हैं ये किसको, यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि कौन कौन सा प्राकृतिक विभाग यूरोप और एशिया को अलग करता है या फिर सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट बताई थी, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक सी है, राइट, और यहाँ पर क्या है, एजियन सी है ना। और बीच में देखो यहाँ पर मरमरा सागर है, ये क्या है, मरमरा सागर है। यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये क्या है, भूमध्य सागर है। यहाँ पर दो जल संधियाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बॉस्पोरस स्ट्रेट है, राइट, और यहाँ पर क्या है, डार्डेनल्स स्ट्रेट, है ना। तो बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ती है ना। बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है ये ब्लैक सी और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा जो डार्डेनल्स स्ट्रेट है ये मरमरा सागर और एजियन सी को आपस में जोड़ती है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया को अलग करती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक हिस्सा है, ये वाला, है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न थ्रेस, है ना, जो कि किसका पार्ट है, ये टर्की का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये टर्की का पार्ट है। और ये किस में आता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, आपको याद रखना है ना। तो टर्की भी एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसका कुछ पार्ट जो है ये किस में आता है, ये यूरोप में आता है, ये ईस्टर्न थ्रेस वाला। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टर्की का ऐसा कौन सा भूभाग है जो यूरोप में आता है, तो ईस्टर्न थ्रेस का आता है। बाकी टर्की जो है ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा है, ठीक है। तो ये इन जलसंधियों को हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एशिया और यूरोप को कौन कौन सी चीज़ें सेपरेट करती हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रेट हैं, डार्डेनल्स स्ट्रेट और बॉस्पोरस स्ट्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि एशिया और यूरोप को कौन कौन से प्राकृतिक भूभाग अलग करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेना, आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि एशिया और अफ्रीका कैसे सेपरेट होते हैं, है ना। एशिया और अफ्रीका कैसे सेपरेट होते हैं। तो एशिया और अफ्रीका, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ये पूरा एशिया है ना। यहाँ पर देखो ये वाला जो पूरा भाग है ग्लोब में, आप देखो ये पूरा क्या है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना। ये क्या है, पूरा एशिया है ना। और यहाँ पर ये यूरोप है, ये क्या है, यूरोप है। और यहाँ पर क्या है, ये अफ्रीका है। ठीक है, मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर ग्लोब भी रख रखा है, मैप भी रख रखा है, ताकि हर एक चीज़ अब अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एशिया अफ्रीका कैसे सेपरेट हो रहे हैं। तो एशिया अफ्रीका के बीच में यहाँ पर है रेड सी, लाल सागर, है ना। ये देखो यहाँ पर ये लाल सागर है। तो सबसे पहली बात, एशिया अफ्रीका से रेड सी या फिर लाल सागर के द्वारा अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्ट्रेट है बाब अल मानदेव, है ना। यहाँ पर बाब अल मानदेव स्ट्रेट है, बाब अल मानदेव की जलसंधि है। यहाँ पर आप देखोगे इस हिस्से में तो आपको एक स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी, स्वेज नहर या फिर स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी, जो कि रेड सी को मेडिटेरियन सी से आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अफ्रीका एशिया से कैसे अलग होता है, स्वेज कैनाल, रेड सी, बाब अल मानदेव जल संधि या फिर स्ट्रेट, है ना। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर स्वेज कैनाल है, यहाँ पर बाब अल मानदेव स्ट्रेट है, और यहाँ पर क्या है, ये रेड सी है। यहाँ पर क्या है, रेड सी है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने यूरोप से डिस्कस कर लिया, एशिया से कैसे सेपरेट हो रहा है, अफ्रीका को डिस्कस कर लिया कैसे सेपरेट हो रहा है, राइट। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाल सागर, बाब अल मानदेव, और है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अफ्रीका से एशिया कैसे सेपरेट हो रहा है, यूरोप से कैसे सेपरेट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला, है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं एशिया। ये क्या है, एशिया है ना। और ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये क्या है, ये अफ्रीका है। ये क्या है, अफ्रीका है। और यहाँ बीच में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में आपको एक स्ट्रेट दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। आप अपने एटलस में देखिएगा बेरिंग जल संधि, जो कि यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये है यूएसए का भाग, अलास्का इसको हम बोलते हैं, अलास्का, है ना। अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है। और यहाँ पर आप देखोगे ये रशिया वाला पार्ट है, ये क्या है, रूस रशिया का पार्ट है। तो इस रशिया और अलास्का रीजन के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि चुक्सी सी और बेरिंग सी को आपस में कनेक्ट करती है। तो याद रखिएगा, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से, है ना, किससे अलग होता है, तो बेरिंग स्ट्रेट से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको डिस्कस करा दी कि ये देखिए हमारा जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस करा दी कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट किस प्रकार से इन सभी कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से सेपरेट है। ये देखिए पूरा इस प्रकार से हमारा ये क्या है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है ना। तो यहाँ पर हमने बेरिंग सी डिस्कस कर लिया, ये नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट हो रहा है बेरिंग सी के थ्रू। यहाँ पर हमने काकेशस माउंटेन से लेकर के यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सागर, ब्लैक सी, डार्डेनल्स स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट, भूमध्य सागर, ये सब डिस्कस कर लिया। यहाँ हमने लाल सागर डिस्कस किया, स्वेज कैनाल, बाब अल मानदेव डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से किस प्रकार से सेपरेट है। अच्छा, कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये वाला जो पूरा ओशन आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ हिस्सा इसका है, ये वाला अभी हमने डिस्कस किया, ये भूमध्य सागर जो कि अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है, तो इसको आप अटलांटिक ओशन बोल सकते हो, या फिर भूमध्य सागर जो है अटलांटिक ओशन का ही हिस्सा है। नॉर्थ में आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है ये किन किन ओशन से सराउंडेड है, तो पैसिफिक ओशन से, मतलब इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है ना। इसके साउथ में यदि आप देखोगे इंडियन ओशन है, नॉर्थ में आप देखोगे आर्कटिक ओशन है, वेस्ट में आप देखोगे तो मेडिटेरियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है उससे सराउंडेड है। ठीक है, तो ये मैंने ओशन भी आपको बता दिए, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से किसके थ्रू सेपरेट होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और रह गई है ना। अब देखिए एक चीज़ और है ना, हमने यहाँ पर देख लिया कि ये यूरोप से इस प्रकार से अलग हो रहा है, यहाँ से ये अफ्रीका से अलग हो रहा है, यहाँ से ये नॉर्थ अमेरिका से अलग हो रहा है।
यहाँ पर आप देखोगे ये एक आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं न्यू गिनिया आइलैंड या फिर न्यू गिनी आइलैंड, है ना। तो इसका आधा पार्ट जो ये वाला पार्ट है ये तो आता है किसमें, एशिया में, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये किस में आता है, ये ओशिनिया में आता है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ये है न्यू गिनिया आइलैंड, है ना। इसका जो ये बीच से लाइन खींची हुई है, ये देखो बीच से लाइन खींची है ना, तो ये वाला जो भाग है ये इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। किस में आता है, ये इंडोनेशिया, देखो यहाँ पर लिखा है इंडोनेशिया। जबकि ये जो वाला पार्ट है ये वाला, ये न्यू गिनिया एक सेपरेट कंट्री है, ये न्यू गिनिया एक देश है। और इस पूरे आइलैंड को, इस द्वीप को क्या बोलते हैं, न्यू गिनी आइलैंड। क्या बोलते हैं, न्यू गिनिया या फिर न्यू गिनी आइलैंड बोलते हैं। इसके पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया का अधिपत्य है, मतलब ये इंडोनेशिया का पार्ट है। जबकि इसका जो ईस्ट पार्ट है ना, वो पपुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है। यहाँ पर भी आप इसकी लोकेशन को देख सकते हो, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो पश्चिमी भाग है ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, लेकिन इसका जो ईस्ट पार्ट है वो ओशिनिया में आता है ना। अब ओशिनिया क्या है, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है ना। मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक ओशन में जो कुछ आइलैंड हैं इनको मिला करके हम ओशिनिया बोलते हैं। आप लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ इसकी बॉर्डर्स हैं और कैसे इसका पूरा निर्धारण होता है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा, आप यहाँ पर समझ सकते होंगे। ये पूरा आधा न्यू गिनिया आइलैंड है ना, यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला है ना, यहाँ पर ये यूरोप से सेपरेट कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है और यहाँ पर आर्कटिक ओशन है। तो आई थिंक ये पूरा आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ हमें पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम साउथ एशिया को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा भारत यहाँ पर है। जो येलो कलर से आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे कि देखोगे एरिया में सबसे बड़ा देश चीन है, फिर भारत है, फिर कजाकिस्तान है, फिर सऊदी अरब है, फिर मालदीव है। हम बात कर रहे हैं एशिया कॉन्टिनेंट की, है ना। हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। एशिया में सबसे बड़ा देश एरिया में या फिर क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो कौन सा देश है, चीन है। सेकंड पर भारत है, फिर कजाकिस्तान है, फिर सऊदी अरब है, फिर सबसे छोटा कौन सा है, मालदीव, है ना। सबसे छोटा है मालदीव। जनसंख्या की बात करें तो चीन पहले पर है, सेकंड पर भारत है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है और फिर सबसे छोटा आ जाता है मालदीव। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें समझ में आई कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही चीन फर्स्ट पर है, राइट। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मालदीव। चाहे जनसंख्या की बात कर लो और चाहे आप क्षेत्रफल की बात कर लो, इंडियन ओशन में एक हमारा पड़ोसी देश ही है, ओशियन में सबसे पास देश है ना। तो मालदीव इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पॉपुलेशन में तो अब भारत पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अभी तक हमारे पास 2021 की सेंसस का डेटा नहीं आया है। जब 21 का सेंसस का डेटा आ गया है और उस समय यदि हम चीन की पॉपुलेशन को क्रॉस करेंगे तो फिर हम खुद को फर्स्ट पर रखेंगे, है ना। अभी हम फिलहाल सेकंड पर ही हैं, है ना। जो भी डेटा यूएन की एजेंसी ने दिया था वो सेकेंडरी डेटा के आधार पर था। कई बार मैंने इंडियन ज्योग्राफी में ये पढ़ाया हुआ हूँ, ठीक है। यदि आपको इस पर क्लियरिटी चाहिए तो आप मेरा जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर रखी हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल खुद को सेकंड नंबर पर ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया की, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि एशिया कॉन्टिनेंट चूँकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, प्रशासनिक रूप से इसके संचालन के लिए इसके अलग अलग हिस्से को उपभागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से ये वाला जो हमारा क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशिया या फिर साउथ एशिया, है ना। तो साउथ एशिया में सबसे पहले कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले बात अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है और मालदीव आता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं, है ना। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, भारत 3, है ना, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, श्रीलंका 7 और मालदीव 8। टोटल ये 8 देश जो हैं ये साउथ एशिया या दक्षिण एशिया में आते हैं, ठीक है। इतना ही थिंक आपको समझ में आया होगा कि 8 देश जो हैं ये साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि साउथ एशिया के ये जो देश है ना, अब चूंकि ज़्यादातर हमारे पड़ोसी ही हैं तो इनका एक संगठन भी है ना। इनका एक संगठन भी है जिसको हम बोलते हैं सार्क, है ना। यह एक आर्थिक, याद रखिएगा, यह एक आर्थिक और राजनीतिक, है ना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या है, एक ग्रुप है, एक संगठन है जिसको हम क्या बोलते हैं, शार्क। क्या बोलते हैं, शार्क, है ना। SAARC,
इसके फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, है ना, ये सी है सार्क। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में यदि मैं बात करूँ दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, है ना, जो दक्षिण एशिया के देश हैं इनका एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं शार्क, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी सार्क के मेंबर हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लीजिए। ठीक है, हिमालय के दक्षिण वाले ये पूरे देश है। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा हिमालय माउंटेन है ना, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ये यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र है इस प्रकार से। तो हिमालय के दक्षिण वाले जो भाग हैं ये किस में आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भैया सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं। तो सार्क के कितने मेंबर हैं, सार्क के टोटल 8 मेंबर हैं। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम भारत के पड़ोसी हैं। अब भारत के पड़ोसी में सिर्फ आपको किसको यहाँ पर स्किप करना है, यहाँ पर म्यांमार है ना, यहाँ पर क्या है, म्यांमार है। म्यांमार को स्किप कर देना, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि भारत का पड़ोसी म्यांमार भी है। तो यहाँ से आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हो। तो म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, याद रखना है। बाकी के आप देखोगे तो अफगानिस्तान की बॉर्डर भी हमसे लगती है, पाकिस्तान की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है ना। तो स्थलीय जितने भी देशों की बॉर्डर हमसे लगती है, एक तो आपको चीन छोड़ देना, क्योंकि चीन अलग ही है ना, बड़ा देश है, तो चीन को नहीं रखना है, म्यांमार को नहीं रखना है, बाकी सबको आप रख लेना है। साथ ही साथ श्रीलंका को रख लेना है और मालदीव को रख लेना है। ठीक है, श्रीलंका मतलब इन दोनों को छोड़ करके देखियो, इसको आप मेमोरी ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो। चूंकि आपने 2 को हटाया, चीन की सीमा हमसे लगती है ना, अब म्यांमार की भी हमसे लगती है, तो म्यांमार और चीन को स्किप करना है, इसकी जगह 2 को आपको रखना है। तो सबसे पास में आपको कौन सा मिला, सबसे पास में आपको एक मिल गया श्रीलंका, और यहाँ आप देखोगे जो लक्षद्वीप है ना, तो यहाँ से सबसे पास आपको मालदीव देखने को मिलेगा। अक्सर मालदीव लोग छुट्टियाँ मनाने भी जाते हैं, तो मालदीव और श्रीलंका को हमें ऐड कर लेना है। तो टोटल 8 कंट्रीज शार्क के अंतर्गत आती हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा साउथ एशिया के अंतर्गत भी टोटल ये 8 देश आती हैं। इन 8 देशों में यदि आप देखोगे तो सबसे बड़ा देश भारत है, चाहे आप जनसंख्या की बात करो चाहे आप क्षेत्रफल की बात करो, है ना, तो दोनों में सबसे बड़ा देश हमारा भारत ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो शार्क के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, या फिर इसको हम बोलते हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन। क्या बोलते हैं इसको हम, दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसको शॉर्ट में हम दक्षेस भी बोल देते हैं, हिंदी में आपको याद रखना है। यह एक आर्थिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या है, ग्रुप है, याद रखिएगा, या फिर आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, आपको याद रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिण एशियाई देशों की। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके फाउंडेशन की बात करें, स्थापना की बात करें, तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका जो बांग्लादेश है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल, काठमांडू में है। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, डेट पूछ लेगा आपसे, कहाँ पर हुई थी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। याद रखिएगा अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान आगे चल करके इसमें ऐड हुआ था। अफगानिस्तान 2007 में इसका मेंबर बना है ना। अफगानिस्तान जो है, इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन था, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में इसका मेंबर बना था। पहले इसके मेंबर अफगानिस्तान नहीं होता था, तो ये बात आपको याद रखना है। तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है। 2007 में यह इसका मेंबर बना है, 8वां मेंबर, राइट। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से साउथ एशिया की जब भी बात आएगी तो सार्क को आपको याद रखना है। जो भी मेंबर साउथ एशिया में है वही सभी सार्क के भी मेंबर हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट, याद होगा आपको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आएगी तो उसमें आपको 7 देशों को ही रखना है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको अफगानिस्तान को हटा देना है, ठीक है। मतलब जो सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स हैं वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऐसे देश जो हिमालय के दक्षिण में है और इंडियन प्लेट का हिस्सा है ना, मतलब हिमालय से लेकर के इंडियन ओशन तक फैले जो देश हैं, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सार्क के, इनको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें आपको अफगानिस्तान को नहीं रखना है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, सबसे छोटा देश मालदीव है, सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है, सबसे कम जनसंख्या मालदीव में है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सबसे बड़ी नदी प्रणाली गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली। तो कुछ नॉर्मल से जनरल से ये फैक्ट हैं, आपको याद रखना है ना।
अब इसके जो कुछ देश हैं इनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, है ना, जैसे कि अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा आगे। पहले हम कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान की यदि मैं आपसे बात करूं, है ना, ये अफगानिस्तान है देखो, जो कि साउथ एशिया का ही पार्ट है। इसकी कैपिटल क्या है? काबुल। पिछले कुछ समय में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, क्योंकि आपको पता है यहाँ की जो सरकार है वो बर्खास्त हो गई है। अब यहाँ पर तालिबान, है ना, शरिया कानून लागू है और तालिबान की जो सरकार है ना, वो यहाँ पर काम कर रही है। अधिकतर देश इसको मान्यता नहीं देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब बढ़िया से चल रहा है। अभी तालिबान का शासन चल रहा है। काबुल यहाँ की कैपिटल है ना। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर आप ये हिस्सा देखो जिसको भारत से लगा हुआ है ना। जो ये पीओके वाला हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना, ये पीओके वाला रीजन है ना। पीओके क्या है यदि आपको जानना है तो आप मेरा जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस हिस्से से ये जो हिस्सा लगता है इसको हम बोलते हैं वखान कॉरिडोर, है ना। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत से अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा लगता है, यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। देखिए IBACIO ग्रेड 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें वखान कॉरिडोर से क्वेश्चन आया था, वखान कॉरिडोर या फिर गलियारा। तो अफगानिस्तान का वह हिस्सा जो पीओके वाले हिस्से से लगता है उसको हम वखान कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान की यदि हम और बात करें तो मैंने आपको बताया कि अफीम वगैरह की खेती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होती है, आपको याद रखना है। बाकी इसकी बॉर्डर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो ईरान से इसकी बॉर्डर लगती है, भारत से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। यहाँ पर आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान से इसकी बॉर्डर लगी है, उज्बेकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगी है, तजाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक और नेबर कंट्री हमारा पाकिस्तान जो कि पहले 1947 से पहले हमारा भारत का ही हिस्सा था, बाद में एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रख लेना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरंड लाइन। क्या बोलते हैं? ड्यूरंड लाइन। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले आए भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन जब अफगानिस्तान नए देश के रूप में अस्तित्व में आया तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। ड्यूरंड लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो रेड कलर से आप देख रहे हो ये ड्यूरंड लाइन ही है, ठीक है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान हमारा नेबर कंट्री है ना। और इसकी यदि कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जिसमें यहाँ पर कराची पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी प्रमुखता की बात करें तो इसको हम नहरों का देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहरों का देश। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सिंधु नदी तंत्र ना, जैसे कि यहाँ पर सिंधु नदी है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से इंडस रिवर बहती है ना, इंडस रिवर। और इंडस की जो प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जैसे कि चेनाब हो गया, रावी हो गया, है ना, व्यास हो गया, सतलज हो गया, है ना, इस प्रकार की जो रिवर हैं इसका पूरा ये तंत्र फैला हुआ है। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं नदियों की सहायता से पाकिस्तान ने अपने यहाँ क्या कर रखा है, नहरों का जाल बिछा रखा है। तो इसको नहरों का देश भी कहा जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। हमारे साथ रेड क्लिफ रेखा के द्वारा ये अलग होता है ना। बाकी पीओके वगैरह के बारे में आपको पता ही होगा, ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, है ना। आगे यदि हम बात करें तो और भी हमारे कुछ नेबर कंट्री हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नेपाल है ना, भूटान है, बांग्लादेश है ना। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हमेशा से हमारे मित्र देश ही रहे हैं, अच्छे दोस्त रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकी बॉर्डर वगैरह किससे लग रही है, किससे नहीं लग रही है। जैसे कि नेपाल की बॉर्डर की बात करें तो एक तो हम भारत से लगती है और यहाँ पर चाइना से लगती है। बाकी राज्यों की यदि हम बात करूँ तो एक इसमें मैंने लेक्चर बना रखा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उससे आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसकी कैपिटल की यदि मैं बात करूँ तो काठमांडू इसकी कैपिटल है। बाकी आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में ये बसा हुआ है ना, पूरा पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ है, पूरा हिमालय रीजन है यहाँ पर क्या है, पूरा हिमालय रीजन है। और सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो माउंट एवरेस्ट है वो भी आपको नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर ही देखने को मिलती है। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा मित्र देश है हमारा। यहाँ पर एक और पड़ोसी देश है भूटान, जो कि काफ़ी शांति प्रिय देश है। थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। ये भी पूरा हिमालय में ही बसा हुआ क्षेत्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। शांति प्रिय देश है हमारा, काफ़ी अच्छा मित्र देश है। बॉर्डर की बात करूँ तो चाइना, तिब्बत और भारत से, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं यहाँ से इसकी बॉर्डर साझा होती हैं। बांग्लादेश की बात करूँ, इसको भूटान को याद रखना लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, है ना। बांग्लादेश की यदि मैं बात करूं तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नदियों का देश, याद रखना है, इसको नदियों का देश कहा जाता है। और भारत से ही इसकी बॉर्डर साझा होती है। यहाँ पर म्यांमार से इसकी बॉर्डर साझा होती है। नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ज़्यादा राज्य हैं, जैसे कि मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। इन सभी राज्यों के साथ में ये बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। और
तो ये सभी छोटे छोटे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा जो भी ये साउथ एशिया के देश है, इसकी मैंने एक टेबल बना दी है, इनकी कैपिटल क्या है, राइट, इनकी करेंसी क्या है, ये सभी के बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ टेबल बना दी है। जैसे कि आप देखेंगे भारत हो गया, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी करेंसी है, सिंधु नदी तंत्र नहरों का देश इसको बोलते हैं ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है ना। POK वगैरह के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बांग्लादेश की ढाका है, बांग्लादेशी टका इसकी कैपिटल है। मैंग्रोव सुंदरवन के लिए जाना जाता है, नदियों का देश इसको कहा जाता है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बनता है। तो ये कुछ जनरल सी डिटेल मैंने आपके लिए टेबल में रख दी है। छोटे छोटे देश हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने खासतौर पर साउथ एशिया के बारे में डिस्कस किया है, साउथ एशिया के जो देश हैं उनके बारे में डिस्कस किया है ना। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रख लेना है। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ MCQs PYQs को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो चलिए सीधा हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में कौन सा देश शामिल नहीं है? ओके, तो मैंने आपको बताया था टोटल 8 देश आते हैं इसमें, ठीक है। तो अफगानिस्तान इसमें शामिल है, मालदीव भी इसमें शामिल है, लेकिन म्यांमार और थाईलैंड इसका पार्ट नहीं है। म्यांमार और थाईलैंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, मतलब C आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1985 है ना, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। 7 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे और एक देश बाद में इसमें शामिल हुआ, अफगानिस्तान, आपको याद रखना है, 2007 में, ठीक है, 2007 में ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाब अल मांडेव जो जल संधि है ये किसे आपस में कनेक्ट करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाब अल मांडेव जल संधि किन जलीय निकायों को आपस में जोड़ती है ना। तो बाब अल मांडेव स्ट्रेट जो है, वैसे स्ट्रेट हम अलग से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो ये किसको जोड़ती है? एक तो रेड सी और अदन की खाड़ी है ना, हमने डिस्कस किया था। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला एक जलीय निकाय है बाब अल मांडेव जल स्ट्रेट। ये ट्रेड की दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एशिया और यूरोप को कौन सी जल संधियाँ पृथक करती हैं? तो बाब अल मांडेव भी करती है, बॉस्पोरस भी करती है ना, डार्डेनल्स भी करती है, आपको याद रखना है। जबकि सुएज क्या है? एक प्रकार की कैनाल है, आपको याद रखना है। तो 1, 2 और 4, 1, 4 और 2 मतलब D आंसर सही हो जाएगा। सुएज क्या है? एक नहर है, कोई जल संधि नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, एशिया का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है ना। तो मालदीव जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार ही सबसे छोटा देश है, आपको याद रखना है। इंडियन ओशियन में स्थित एक छोटा देश है जो कि ज़्यादातर पर्यटन पर ही डिपेंडेंट है और एक छोटा सा आइलैंड देश है ना। आगे बात कर लेते हैं, न्यू गिनी द्वीप का कौन सा हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है? तो न्यू गिनी का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, पश्चिमी हिस्सा जो है, जो कि खासतौर पर इंडोनेशिया में आता है, तो ये याद रखिएगा, इसका पश्चिमी हिस्सा एशिया या फिर इंडोनेशिया का पार्ट है। जबकि जो पूर्वी हिस्सा है ये एक स्वतंत्र देश है, पपुआ न्यू गिनी के नाम से। आगे बात कर लेते हैं, बखान कॉरिडोर किस देश के अंतर्गत आता है? तो बखान कॉरिडोर जो कि भारत के POK से लगता है, आपको याद रखना है ना। तो ये अफगानिस्तान का हिस्सा है और भारत से कनेक्टेड है, POK वाले रीजन से ये कनेक्ट करता है, आपको याद रखना है, राइट। तो दोस्तों आज ये हमने साउथ एशिया का पूरा कंप्लीट लेक्चर डिस्कस किया है। इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। एशिया कॉन्टिनेंट का कुछ हमने बेसिक बातें डिस्कस करी थी और साउथ एशिया को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। इसी प्रकार से अगले लेक्चर में साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जो अन्य इसके उपभाग हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ये लेक्चर पूरा आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, उसको आप अवेल कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट GS पढ़ना चाहते हैं, ओनली वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाती हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं ये पूरे फाउंडेशन कोर्स हैं, बाइलिंगुअल कोर्स हैं, NCERT बेस्ड कोर्स हैं, तो आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं। और स्टेट PCS, SSC, रेलवे, SI किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेनिफिशियल है। तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।